हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर बुक के अगले चैप्टर के बारे में। इसका टाइटल है अ स्टॉर्मी एडवेंचर। सबसे पहले इसके टाइटल का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब हुआ बहुत ही बुरे आंधी तूफान वाले मौसम में एक अलग तरह का अनुभव। इसकी ऑथर है नीता बेरी। ये एक जर्नलिस्ट थी और बच्चों के बुक्स की ऑथर भी। इनकी बुक द स्टोरी ऑफ टाइम, इस बुक ने 1995 में शंकर गोल्ड मेडल अवार्ड जीता था। इनकी और भी कहानियां हैं द वंडर ऑफ वाटर एंड दिल्ली, सिटी ऑफ रेनबो ड्रीम्स। ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक छोटा बच्चा अपनी बुद्धि का उपयोग कर अपने जहाज को पानी में डूबने से बचा लेता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में। फर्स्ट है एमवी तृष्णा। ये कोई इंसान नहीं बल्कि जहाज का नाम है और इसी जहाज पर ये पूरी कहानी टिकी हुई है, या ऐसा बोले ये जहाज ही इस कहानी का बेस है। दूसरे हैं विशाल, जो लगभग आपकी ही उम्र का एक लड़का है। तीसरी रोहिणी, विशाल की सिस्टर। चौथे हैं कैप्टन कुमार, जो विशाल के पिता हैं और साथ ही उस जहाज के कैप्टन। पांचवें चीफ ऑफिसर, उस जहाज के एक मेंबर। और लास्ट है स्पार्क्स, जो रेडियो ऑफिसर है उस जहाज के। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दो टर्म्स की मीनिंग क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में इन दोनों टर्म्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। पहला टर्म है सी सिक। इसका मतलब हुआ बोट या शिप के मूवमेंट के वजह से बार बार वॉमिटिंग होना, बीमार महसूस करना। बहुत सारे लोगों के साथ कार और बसेस में भी ऐसा होता है। दूसरा टर्म है सी लेग। इसका मतलब हुआ चलते हुए शिप में हमारे चल पाने की एबिलिटी, यानी बैलेंस बनाए रखने की एबिलिटी, और सी सिक फील ना करने की एबिलिटी को सी लेग कहते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं इस कहानी को। जब सारे लोग बीच समुद्र में यात्रा कर रहे थे, तभी एमवी तृष्णा यानी वो जहाज अचानक से एक और लड़खड़ा जाती है। यहाँ लर्च का मतलब हुआ एक और लड़खड़ाना। जब रोहिणी अपना पेट पकड़कर दर्द से करा रही थी, तो विशाल उससे थोड़ा झुंझलाते हुए पूछता है, फिर से सी सिक? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम हमारे साथ आई ही क्यों। पक्का तुमने तो ये नहीं सोचा होगा कि हमेशा ये जहाज एक जैसा ही तैरेगी। रोहिणी ने उसकी बात सुनकर बड़बड़ाते हुए कुछ कहा जो विशाल को समझ में नहीं आया, और फिर वो चादर ओढ़कर सो गई। विशाल ने भी उसे गुस्से में देखकर अपना मुंह फेर लिया और कैलेंडर की ओर देखने लगा। और 2 दिन लगने वाले थे उन्हें लैंड तक पहुंचने में। यहाँ कौन से लैंड की बात की जा रही है? तो ये लैंड है फिलीपींस का। फिलीपींस एक छोटा कंट्री आइलैंड है साउथ चाइना सी में, जहाँ कुछ दिन पहले ही सब कुछ तबाह कर देने वाला तूफान आया था। इस तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बचा था तो सिर्फ तबाही का मंजर। ये सिर्फ एमवी तृष्णा वहीं के ग्रसित लोगों के लिए खाना और ज़रूरत का सामान लेकर जा रही थी। विशाल और रोहिणी ने डिसाइड किया कि वे भी अपने पिता के साथ जाएंगे। उनके पिता एमवी तृष्णा में कैप्टन थे। उनकी दादी की तबीयत खराब थी, इसलिए उनकी माँ बच्चों के साथ नहीं आ पाई थी। बच्चों ने समुद्र में बहुत मस्ती की, मूवीज़ देखे, बुक्स पढ़े, लेकिन अब समुद्र बहुत ही अशांत हो चुका था और लहरों से भर गया था। रोहिणी सी सिक फील कर रही थी, मतलब उसे बार बार वॉमिटिंग हो रहे थे, पेट दर्द हो रहा था। यहाँ चौपी का मतलब हुआ लहरों से भरा और कुछ अशांत। फिर विशाल अपने पापा को देखने ब्रिज पर चला गया। शिप के सबसे ऊपर वाले पार्ट को ब्रिज कहते हैं। विशाल सीढ़ियों से चढ़कर अपने पापा के पास ऊपर जा ही रहा था
तभी शिप ने एक रोल लिया, या आप कह सकते हैं कि एक झटका जैसा उसे महसूस हुआ और वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाया। उसी वक्त चीफ ऑफिसर जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, वो मुस्कुराते हुए विशाल से कहते हैं, बच्चे, लगता है तुम सी लेक सीख रहे हो, मतलब शिप पर बैलेंस करना सीख रहे हो। यहाँ ग्रीन्ड का मतलब हुआ कनिंग वे में मुस्कुराना, ऑनेस्टली मतलब थोड़ी तेजी से। ये सब सुनकर विशाल को थोड़ा गुस्सा तो आया, फिर भी उसने शांत रहने की कोशिश की। फिर उसका मजाक उड़ाते हुए चीफ ऑफिसर कहते हैं, जिस तरह से तुम चल रहे हो ऐसे में तो तुम बिल्कुल सी मैन लगते हो। उनके कहने का एक्चुअल मतलब ठीक उसका उल्टा था कि तुम कोई सी मैन नहीं हो, इसलिए सही से चल नहीं पा रहे हो। एक्चुअली मूविंग शिप पर चलना आसान नहीं होता है, खासकर जब वहाँ पानी की धारा बहुत तेज हो, और सिर्फ ट्रेंड लोग ही मूविंग शिप पर अच्छे से चल सकते हैं। यहाँ मॉडेस्ट का मतलब हुआ शांत और गेट का मतलब हुआ किसी इंसान के चलने का तरीका। शिप के अंदर बहुत ही उबाऊपन था और वहीं शिप के बाहर हवा बहुत ठंडी और फ्रेश थी। विशाल ने गहरी सांस ली। जब विशाल धीरे धीरे और सावधानी से अपने पापा के पास जा रहा था, तभी उसने नोटिस किया कि शायद बाहर हल्की फुल्की बारिश हुई हो। यहाँ एक वर्ड है जिंजरली, जिसका मतलब हुआ बहुत धीरे और सावधानी से चलना, और स्टफी का मतलब उबाऊ, एकोमोडेशन का मतलब रहने की जगह। जब विशाल कैप्टन कुमार के पास पहुंचा तो उनके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। वे बार बार बैरोमीटर को बेचैनी से देख रहे थे। बैरोमीटर एयर प्रेशर को मापने का एक यंत्र होता है। यंत्र मतलब डिवाइस। अगर बैरोमेट्रिक प्रेशर कम हो, बहुत जल्दी फॉल करे, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा, जिस वजह से वहाँ पे आंधी तूफान आने की संभावना ज़्यादा होती है। और वहाँ पे उस बैरोमीटर के साथ भी यही हो रहा था। बैरोमीटर की रीडिंग बहुत तेजी से नीचे गिर रही थी। कैप्टन कुमार विशाल की तरफ देखते हुए कहते हैं, जल्द ही मौसम खराब होने वाला है, अब यहाँ तूफान आने वाला है। ब्रेविंग का मतलब कुछ शुरू होने वाला है। रेडियो ऑफिसर, जिनका नाम स्पार्क्स था, वो कैप्टन की तरफ भागते हुए गया और उसने उनसे कहा, मनीला से वेदर रिपोर्ट आया है सर। मनीला फिलीपींस का कैपिटल है। कैप्टन रिपोर्ट को देखते हुए बोलते हैं, वही हुआ जिसका मुझे शक था। एलसी, ये एक तूफान का नाम है जो पैसिफिक ओशियन में गहराता जा रहा था और नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। अगर वो अपनी ही स्पीड से आए तो 24 घंटे के अंदर वो हमसे बस 70 मील की दूरी पर होगा और मेरे ख्याल से हमारे बहुत नज़दीक होगा। उन्होंने सीरियसली अपना सर हिलाते हुए आगे कहा, हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि हम मिंडाओ मंडे तक पहुंच जाएं, अपने सारे फूड स्टॉक के साथ। लोग पहले ही वहां पर भूख से मर रहे हैं। मिंडाओ फिलीपींस का एक आइलैंड है। कैप्टन फिर अर्जेंटली कॉल के लिए बाहर निकलते हैं और क्रू मेंबर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि डेक पर जो भी है सब कुछ सिक्योर कर लो और सारे सामान को अच्छी तरह से बांध लो, क्योंकि उनका सामना तूफान से बहुत जल्द होने वाला था। दोपहर के बाद हवा 65 नॉट्स पर आवर की स्पीड से चल रही थी। नॉट पर आवर स्पीड का एक यूनिट है। अब आसमान काले काले डरावने बादलों से घिरता जा रहा था। यहाँ मिनेसिंग का मतलब हुआ थ्रेटनिंग। समुद्र में बहुत ही भयानक वेव्स शुरू हो गए थे। वेव्स बार बार बहुत ऊंचाई तक ऊपर जाते फिर नीचे आ जाते। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर हो। यहाँ स्वेल्ट एंड हिफ्ट का मतलब हुआ राइज एंड फॉल रिदमिकली, और लहरें इतनी ऊंचाई पे थी कि कुछ छींटें जहाज पर भी आ रही थी। फिर कैप्टन कुमार अपने बच्चों से कहते हैं, कैबिन से बाहर मत निकलना। रोहिणी तो बहुत पहले ही
गहरी नींद में सो चुकी थी। सी सिकनेस की वजह से उसने जो दवाइयाँ ली थी उसकी वजह से उसे बहुत गहरी नींद आ गई थी। रोहिणी को देखकर विशाल खुद में बड़बड़ाता हुआ बोलता है, उम्मीद करता हूँ कि इन दवाइयों की ज़रूरत मुझे ना पड़े। और वो उन लहरों में उस शिप पे खुद को बैलेंस करने की कोशिश करता है। वो केबिन के चारों तरफ हेल्पलेसली देखता है। केबिन की सारी चीज़ें टूट फूट रही थी। यहाँ बेडलम का मतलब हुआ नॉइजी डिसऑर्डर। सारी चीज़ें उथल पुथल हो रही है और उनके गिरने की आवाज़ें भी आ रही थी। जितनी बार लहरें उस शिप से टकराती उतनी बार वो शिप लड़खड़ा जाती और ड्रॉवर्स, बुक सब कुछ ज़मीन पे गिर पड़े थे। टेबल और चेयर सारे उल्टे पड़े हुए थे। यहाँ तक कि उनके केबिन में जो फ्रिज रखा हुआ था वो भी इधर से उधर स्लाइड कर रहा था। तभी एक क्रैश की साउंड आई शिप के बाहर साइड से। विशाल पोर्ट होल से बाहर झांकने की कोशिश करता है। पोर्ट होल मतलब हुआ जहाज में गोल गोल जो खिड़कियां बनी रहती है उसे ही पोर्ट होल कहा जाता है। और जब उसने बाहर देखा तो वो देखता का देखता रह गया। पहाड़ जैसी ऊंची ऊंची लहरें उनके जहाज से टकरा रही थी और जो उनका जहाज था एमवी तृष्णा वो बस 8000 टन का था। ये जहाज इन लहरों के साथ उतनी ऊंचाई पे जाता और फिर वहाँ उस ऊंचाई से उतनी ही बुरे तरीके से नीचे भी आ जाता। एक तरह से कह सकते हैं कि लहरें बार बार उस जहाज को उछाल रही थी और ये लहरें जिस तरह से उस शिप को उछाल रही थी देख के ऐसा लग रहा था जैसे अब वो टुकड़े टुकड़े में बट जाएगी। अब आसमान और सी दोनों ही आपस में इस तरह से मिलते हुए नजर आ रहे थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि ये दोनों सेपरेट हैं या एक साथ मिल गए हैं। पूरी तरह सब कुछ ब्लर नजर आ रहा था। अब टाइफून अपने सबसे भयानक रूप में था। विशाल डर के मारे पूरा ठंडा पड़ चुका था। अब अचानक फिर से दो और आवाजें आती है। विशाल अपने पापा के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को भूलकर भागते हुए ब्रिज पे जा पहुंचा। कैप्टन कुमार बार बार इधर से उधर कर रहे थे और इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे कि वे अपने जहाज की स्पीड को कम करें और अपना डायरेक्शन बदल ले। कैप्टन कुमार ने विशाल की तरफ देखते हुए कहा कि हम वापस जा रहे हैं। शिप का कुछ पार्ट खराब हो चुका है और गैंगवे भी टूट चुका है। गैंगवे मतलब एक बोर्ड जो शिप और लैंड के बीच में लगाया जाता है ताकि जो लोग हैं वे ऊपर नीचे आ जा सके, मतलब शिप पे चढ़ सके और उतर सके। और ये जो तुमने साउंड सुनी ये शायद इसी के टूटने की आवाज थी। ये गैंगवे शिप से एक रोप से बंधा हुआ था और वो बार बार शिप साइड को हिट कर रहा है। अब उस जहाज ने अपना डायरेक्शन बदल लिया था और अपने राइट की ओर वो चलने लगा था। तेज हवाएं बार बार उसका रास्ता रोकने की कोशिश भी कर रही थी। अब विशाल को वहां पे खड़ा रहना मुश्किल हो रहा। उसने रेलिंग को बहुत टाइटली पकड़ के रखा हुआ था ताकि वो सीधे फिसल के नीचे न गिर जाए। हवाएं इतनी तेज थी लेकिन तब भी एक और साउंड आती है। विशाल को ऐसा लग रहा था जैसे सारी कयामत आज ही आ पड़ी है। अब वहाँ पे अलार्म और बेल के साउंड आने लगे थे। इमरजेंसी स्टेशन को कॉल किया गया। सारे लोग भागते हुए इंजन रूम की तरफ जा रहे थे। विशाल एक कॉर्नर में जाके दुबक गया। उसका दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था जितनी तेज वो लहरें थी। जो गैंगवे वहाँ पे टूटी थी और बार बार उस शिप के साइड से टकरा रही थी, उसी वजह से उस शिप में एक छेद हो गया था। इंजन रूम में पानी भरता जा रहा था। कैप्टन कुमार ने सबको को अलर्ट रहने के ऑर्डर दिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क था कि वो शिप कभी भी पलट सकता था। पानी उस शिप में बहुत ही तेजी से भरता जा रहा था। विशाल ने सुना कि बहुत सारे कोशिश किए जा रहे हैं कि उस लीक को बंद किया जा सके, लेकिन सब अनसक्सेसफुल रहा। हर बार वो सारे प्लग्स पानी के द्वारा बहा लिए जाते थे। अब इंजन रूम में पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। इंजन रूम में पंप्स भी लगाए गए पानी को निकालने के लिए, लेकिन वो भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ। शिप के जो चीफ इंजीनियर थे मिस्टर बोस,
उन्होंने कहा वो बहुत ही उत्तेजना में अपना काम कर रहे थे और जाके कैप्टन कुमार को अर्जेंटली रिपोर्ट देते हैं कि कैप्टन, अगर हमने 10 मिनट के अंदर इस वाटर लेवल को कम नहीं किया तो पानी पूरी तरह से मशीनरी में आ जाएगा और हमें इंजन को रोकना पड़ेगा। कैप्टन कुमार अब बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अगर ऐसे वेदर में इंजन को रोक दे तो ये किसी सुसाइड करने से कम नहीं होगा। हमें हर पॉसिबल कोशिश करनी होगी कि इस शिप को हम चलाते रहे। तभी स्पार्क्स डेंजर का एक इमरजेंसी सिग्नल देते हैं। विशाल को तो अब ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके हाथ पैर ही मूव नहीं कर रहे हैं। तभी उसे अचानक से याद आता है कि ओखला में एक ऐसा ही बोटिंग इंसिडेंट हुआ था जब उसे ऐसा ही फील हो रहा था जैसे उसके हाथ पैर ना चल रहे हों। उस बोट में भी एक लीक हो गया था। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ओखला में क्या हुआ था। जैसे जैसे उस बोट में पानी भर रहा था, उन लोगों ने उस बोट को खींचकर किनारे पे ले आया और वे जितने भी लोग थे वे सब कम गहरे वाले पानी में नीचे उतर आए, बोट को टेढ़ा किया और फिर उसमें लीक पे प्लग लगा दिया, यानी लीक को वहां पे सील कर दिया। ओखला न्यू दिल्ली में है। जैसे ही विशाल को ये याद आया, वो फटाफट अपने फादर के पास गया और अपने पिता को जाकर इसके बारे में बताया। उसके पिता बहुत ही शांति से उसकी बात को सुन रहे थे और फिर उन्होंने अपना सर हिलाते हुए उससे कहा, तुम सही कह रहे हो मेरे बच्चे, ये बहुत रिस्की तो है और ये शिप भी पलट सकता है, लेकिन अब हमारे पास एक यही रास्ता बच गया है। हम लोग शिप को पहले थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, मतलब टेढ़ा करेंगे। वे अब फोन पर ऑर्डर दे रहे थे शिप को टेढ़ा करने के लिए। शिप को एक साइड में टिल्ट किया गया। अब इंजन रूम में पानी बहुत ही धीरे धीरे आ रहा था। चीफ ऑफिसर और उनके आदमियों ने मिलकर वुडन प्लग तैयार किया। 5 लोगों ने मिलकर तृष्णा को अपना पूरा दम लगाकर टिल्टेड वे में पकड़ के रखा था। उन लोगों ने उस लीक को सीमेंट से भर दिया। सारे लोगों ने राहत की सांस ली क्योंकि उस इंजन रूम में जो पंप लगा हुआ था उससे सारा पानी अब बाहर निकल रहा था और कोई भी एक्स्ट्रा पानी उस इंजन रूम में अब नहीं आ रहा था। कुछ समय के बाद जब कैप्टन कुमार केबिन में आए तो उन्होंने अपना रेनकोट उतारते हुए विशाल से कहा कि लेकिन तुम्हारा आइडिया वर्क कर गया विशाल, शायद तुम्हारे आइडिया से ही हम सब बच गए। और अभी अभी एक रिपोर्ट आई है कि टाइफून एलसी हमसे दूर जा रही है। अब बैरोमीटर का लेवल भी ऊपर उठ रहा है और हवाएं धीमी हो चुकी है। हम सब 12 घंटे लेट हैं, फिर भी हमने उस वायलेंट तूफान को हरा दिया। वे अपने बच्चों को देखकर स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं कि अब हम लोग फिलीपींस की ओर जा रहे हैं। डैमेज उतना भी खतरनाक नहीं रहा जितना हमने इमेजिन किया था। रोहिणी अब अपनी नींद से उठ चुकी थी। उसे शायद पता भी नहीं था कि शिप पे क्या क्या हुआ। वो उठते हुए कहती है, ओह थैंक गॉड, अब मेरे पेट का दर्द खत्म हो चुका है। शायद मुझे अब फाइनली सी लेग मिल गया। लेकिन विशाल के पैर अब भी कांप रहे थे। वे सारे लोग तूफान के कितने करीब थे। उसके पास तो बहुत सारी कहानियां हो गई कि वो जाके स्कूल में अपने फ्रेंड्स को सुनाएगा। साउथ चाइना सी का वो डरावना शकल अब उनके सामने से हट चुका था। अब ऐसा लग रहा था कि समुद्र की वायलेंट आत्मा भी शांत हो चुकी थी और किसी जादू से हवाएं भी अब धीमी हो चुकी थी। अब फाइनली वो शिप एमवी तृष्णा स्मूथ सेलिंग कर रही थी। ये कहानी यहीं पे एंड होती है दोस्तों। इस कहानी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया कि वक्त कितना भी बुरा हो, कितना भी डरावना क्यों ना हो, अगर वहाँ पे सही ढंग से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए तो हम उस वक्त का भी सामना कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो और समझ आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।